हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी पीवाईक्यूज आए जेई मेंस के अंदर 2019 और 2020 के जितने भी अलग अलग सेट्स थे पेपर के, उन सब के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए उन सब के पीवाईक्यूज कर रहे हो गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि आयोटा की अंडरस्टैंडिंग, ओमेगा की अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनरी नंबर बेसिकली होता क्या है। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है और कुछ इसके अंदर चेंज नहीं है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ दिस, जो कि हमें ये दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ये वाली चीज़, ये वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं फिर से। और ये चीज़ क्या है, 1 प्लस साइन ऑफ 2π/9 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2π/9 डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, पूरे को डिवाइड किससे किया, 1 प्लस साइन ऑफ 2π/9 माइनस आयोटा ऑफ कॉस ऑफ 2π/9। ठीक है, इससे क्या, और इसका हमसे पूछा है कि इसका क्यूब क्या होगा। ठीक है, सिंपल। तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है 1, उसको तो 1 ही रहने देते, साइन 2π/9 को लिख लेते, π/2 माइनस π/9, यानी कि कॉस ऑफ π/2 माइनस π/9, ये लिख सकते हैं 2π/9, सॉरी, ये चीज़ लिख सकते हैं, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, अब इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं कि साइन ऑफ π/2 माइनस 2π/9, ये चीज़ भी सही है हमारी। ठीक है, और डिवीजन के अंदर भी हम यही करते हैं, दोनों को साइन को कॉस में कर लेते हैं और कॉस को साइन में कर लेते हैं। तो हमारा अल्टीमेटली आ जाता है 1 प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस 2π/9 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस 2π/9। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब इसी चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, π/2 माइनस 2π/9 क्या होता है, 5π/18। तो हमने ये लिखा कि 1, और इसका होल क्यूब पूछा है। ठीक है, होल क्यूब भूलना मत, वरना बीच में भूल जाओगे तो उसकी वैल्यू निकाल दोगे। तो 1 प्लस कॉस ऑफ 5π/18, ये इसकी वैल्यू आ गई, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5π/18 सेम, और डिवाइडेड बाय के अंदर आ जाएगा हमारा नीचे 1 प्लस कॉस ऑफ 5π/18 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन π/18, 5π/18 सॉरी, और इसका होल क्यूब हमसे पूछा था। तो हमने क्या किया, कॉस प्लस आयोटा साइन के अंदर इसको चेंज कर दिया। कॉस प्लस आयोटा साइन मतलब सिस, हम सिस भी बोल देते इसको, कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है हमारा सिस थीटा इन शॉर्ट। ठीक है, मेंस के अंदर इसलिए हम सिस थीटा लिख लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस सिस ऑफ 5π/18 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, फिर इसको सिस नहीं लिख सकते क्योंकि ये माइनस के अंदर है, तो इसके अंदर हमारा माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस सिस ऑफ 5π/18, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा सेम होता है। ठीक है, नॉर्मल सिस वाली चीज़ थी, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, इसको हमने लिख लिया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5π/36 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 5π/36 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 5π/36, और डिवाइड के अंदर भी सेम चीज़ करेंगे हम, कॉस थीटा को उसमें चेंज कर देंगे और साइन थीटा को उसमें चेंज कर देंगे। मतलब क्या किया, इससे मान लिया कॉस ऑफ 2 थीटा, तो उसको चेंज करके हमने ये लिख लिया। सिमिलरली से मान लिया साइन ऑफ 2 थीटा, तो उसे चेंज करके हमने ये लिख लिया, और यहाँ पे एक आयोटा साइन भी आ जाएगा, तो यहाँ 2 आयोटा रहेगा। ठीक है, अब नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 5π/36 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस ऑफ 2 आयोटा साइन 5π/36 मल्टीप्लाई बाय कॉस 5π/36, ये चीज़ आ गई हमारी टोटल। और इसका हमसे क्या पूछा है, क्यूब पूछा है। क्यूब हमेशा डालते रहना, तो इसका हमसे क्यूब पूछा है। अब हमने क्या किया, देखो +1 और -1 इन दोनों में से कट जाएंगे, तो हमने ये बोला कि देखो -1 +1 कट गए, यहाँ पे भी +1 -1 कट गए। अब जो बचा उसके अंदर से हमने कॉस ऑफ 5π/36 कॉमन ले लिया, तो हमारा आ जाता है कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस 5π/36। जब हमने कॉमन ले लिया तो बाकी अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है कॉस ऑफ 5π/36 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन 5π/36। तो ये देखो, ये सिस 5π/36 हो गया। सिमिलरली डिवाइड के अंदर आ जाएगा हमारा, फिर से ये दो चीज़ कॉमन निकाली, क्या, कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस 5π/36, ये कॉमन निकाल दी, तो नीचे आ गया हमारा कॉस ऑफ 5π/36 माइनस आयोटा ऑफ साइन 5π/36, ये चीज़ आ गई हमारी। अब इससे ये कट गया, किससे क्या कट गया, इससे ये कट गया पूरा, तो हमारे पास ये ब्रैकेट वाले टर्म्स बचे। अब देखो सिस थीटा की प्रॉपर्टी से ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो सिस थीटा ऊपर हो गया सिस ऑफ थीटा
डिवाइडेड बाय सिस ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, इसको माइनस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 36 क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा कॉस ऑफ 5 पाई बाय 36। लेकिन साइन ऑफ माइनस 5 पाई बाय 36 हो जाता है हमारा माइनस आयोटा साइन 5 पाई 36। तो हमने बोला सिस थीटा डिवाइडेड बाय सिस ऑफ माइनस थीटा। अब सिस थीटा की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि सिस थीटा की पावर कुछ भी एक्स है, मान लो कि एक्स है, तो वो हो जाता है हमारा सिस ऑफ एक्स थीटा, ये चीज़ हो जाती है, ये प्रॉपर्टी रहती है हमारी। ठीक है, तो हमने ये बोला कि ये क्या हो गया, सिस थीटा मल्टीप्लाई बाय सिस सिस थीटा क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। तो सिस थीटा की पावर सिस ऑफ माइनस थीटा की पावर -1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर सिस थीटा इंटू सिस थीटा बच जाएगा, मतलब सिस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सिस ऑफ 2 थीटा। सिस ऑफ 2 थीटा हो गया, तो सिस ऑफ 2 थीटा क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि कॉस ऑफ 5 पाई बाय 36 का आधा 18 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे इसका क्यूब पूछा है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्यूब लगाना भूल गया, तो इसमें यहाँ क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारा क्यूब आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे मैं साइंस डाल देता हूँ, दैट गिव्स मतलब नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर भी हमारा क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा, और इसका भी क्यूब आ जाएगा। ये सिस है, ठीक है। तो फिर से सिस थीटा का होल क्यूब, यानी कि इसको 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि सिस ऑफ 5 पाई बाय 6, ये चीज़ आ गई हमारी अल्टीमेटली, जब क्यूब भी हमने हटा दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5 पाई बाय 6, ये चीज़ हो गई हमारी। अब 5 पाई बाय 6 की वैल्यूज हमें पता है, 5 पाई बाय 6 की वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6 क्या हो जाता है, कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6 क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा -√3/2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 हो जाता है हमारा 1/2। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर से जब हाफ हमने कॉमन निकाला, तो हम बोलते हैं कि हाफ माइनस हाफ कॉमन निकाल देते और अंदर आ जाता है √3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारी फाइनल आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या ये दिया हुआ है, हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस आयोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमें दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं था, बस सिस थीटा की ये वाली प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद है ना, फिर तो बस नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व किए और कुछ भी नहीं किया। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके अंदर बोला था इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 2 √−54 की पावर हाफ -3 - 2 टाइम्स ऑफ √54 की पावर हाफ, ये चीज़ हमसे बोल रखी है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ये जो चीज़ लिखी है इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 + 6 √6, और -1 को भी बाहर निकाल देते हैं, यहाँ बाहर इसकी आयोटा आ गया, आयोटा की पावर 1/2 माइनस 3 माइनस 6 √6, और बाहर आयोटा आ गया की पावर 1/2, ये चीज़ हमने लिखी। अब हमने क्या किया, 3 कॉमन निकाल दिया, और पावर हाफ तो था ही, तो दोनों में से निकाल दिया, तो हमने बोला 3 की पावर हाफ हमारा कॉमन आ गया, और अंदर क्या क्या चीज़ आ गई, 1 + 2 √6 आयोटा की पावर हाफ -1 - 2 √6 आयोटा की पावर हाफ, ये चीज़ आ गई हमारी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो इसका रूट पूछा है, तो मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब किस नंबर का स्क्वायर होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। अब लेकिन ये देखो इमेजिनरी नंबर होगा, तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर a एक नंबर है और b के साथ अगर आयोटा है, तो ये हो जाएगा a² - b² + 2 आयोटा ab, ये चीज़ हो जाएगी। मतलब a² - b² तो हमारा 1 होना चाहिए, और a × b ये हमारा √6 होना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, तो वो है हमारे √3 और √2। तो मतलब हमने जब बोला कि √3 + √2 आयोटा का होल स्क्वायर निकालो, तो हमारा क्या आ जाता है, वो हमारा यही वाली चीज़ आ जाती है। सिमिलरली अगर हमने बोला कि √3 माइनस √2 आयोटा का स्क्वायर निकालो, तो वो हमारी ये वाली चीज़ आ जाती है। तो हमने इस चीज़ को ये लिख दिया कि 3 की पावर 1/2, ये तो कॉमन ही था, बाहर था। अब इसकी पावर हाफ, यानी कि वो हो जाएगा √3 + √2। सिमिलरली माइनस यहाँ आ जाएगा √3 - √2 आयोटा, आयोटा तो रहेगा ही। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर कौन सी चीज़ें कट रही है, इसके अंदर √3 से √3 कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि √3 की पावर हाफ √3 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ √2 आयोटा, ये चीज़ आ गई, यानी कि 2 √6 आयोटा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब ये आंसर तो इसके अलावा पता है एक और आंसर आएगा जो कि हमने मिस कर दिया। क्या, अगर हमसे बोला है कि किसी का स्क्वायर हमारा 4 है, तो वो किस किस का हो सकता है, या तो +2 का या फिर -2 का, तो हम बोलते हैं +-2 हो जाता है।
सिमिलरली यहाँ पर भी हमें बोलना पड़ेगा, जब इसका हमने रूट बोला तो वो या तो प्लस अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा आएगा या फिर माइनस अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा आएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पर भी एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो दोनों माइनस आ गए तो हमारा अल्टीमेटली यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो दूसरा आंसर हमारा इसी के अंदर आ जाएगा -2√6 आयोटा। ये आ गया दूसरा आंसर। एक तीसरा आंसर भी आएगा क्या, जब यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो। यहाँ पर माइनस है यानी कि √2 आयोटा माइनस √3 और माइनस माइनस √3 प्लस हो जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ √3 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी कि 6, और उसके अलावा आखिरी आंसर आ जाएगा -6। तो ये 4 आंसर्स हमारे हो गए। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर इन 4 में से कौन से दिए हुए। 2√6 -2√6 6 और -√6। तो देखो इसके अंदर 6 और -6 दिए हुए, तो इसके अंदर टोटल आंसर 2√6 आयोटा -2√6 आयोटा 6 और -6 में से आने चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही आने चाहिए, ए डी नहीं है हमारा ऑप्शन, ये हमारा पक्का है। लेकिन इसके अंदर देखो मेंस का क्वेश्चन है तो 2 आंसर तो सही नहीं हो सकते। और क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें बोला था इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज क्या होगा। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, 6 तो हो नहीं सकता, वो तो रियल पार्ट हो गया, तो 6 हमारा कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है इफ z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू z1 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड और रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू z2 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू π/6, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, इसके अंदर तुम्हारे अगर ये वाला क्वेश्चन कर दिया तो कंसेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो हमें ये बोला है कि z1 z2 दोनों कॉम्प्लेक्स है, लेकिन z1 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड निकालेगा ना तो वो z1 का जो रियल नंबर है वही आ जाएगा। सिमिलरली z2 के साथ भी यही होगा, और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कि z1 और z2 के अंदर π/6 टाइम्स का डिफरेंस, π/6 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो इस चीज़ को हम ग्राफ से भी कर सकते हैं और बिना ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो ये बार ग्राफ से करके देखते क्या कि ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि ये है हमारा z1 और ये है z2, तो इसके बीच में जो एंगल है ना वो π/6 होगा, क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो π/6 है। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा π/6 है, और ये पता चल गया मान लिया ये z1 है और ये z2 है। अभी हमें पोजीशंस नहीं पता, तो z1 माइनस 1, अब ये कौन सी एक्सिस रहती है, ये अगर रियल एक्सिस है तो ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। अब z1 माइनस 1 बोला है तो z1 माइनस 1 यहाँ पे ये आ जाएगा, तो -1 तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो हमारा इस टाइप से कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और इसके जो साइज़ है वही हमारा इसका रियल नंबर है, यानी कि इसका रियल मैग्नीट्यूड यही है। तो मैं इसे बिना ग्राफ वाले मेथड से बताता हूँ, अगर बिना ग्राफ वाला मेथड आ गया तो ग्राफ वाला तो आ ही जाएगा। तो ठीक है, इनिशियली हम मान लेते हैं कि z1 क्या है, z1 है हमारा x1 प्लस आयोटा y1 और z2 है हमारा x2 प्लस आयोटा y2, ये दो चीज़ आ गई। अब रियल नंबर ऑफ z1 यानी कि x1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z1 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड बोला था ना, z1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस 1 प्लस आयोटा y1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इससे हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या इक्वेशन आ जाएगी कि x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 का स्क्वायर कट गया, यानी कि y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 प्लस माइनस 1 2x1 माइनस 1। सिमिलरली y2 के साथ भी सेम चीज़ होगी कि y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1। ये दो हमसे आ गए रिलेशंस। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया या हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने ये बोला कि y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2। इसका मतलब y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2। ये चीज़ बोल सकते हैं हम, क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 हमें π/6 बोल रखा था, यानी कि इसका मतलब यही हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और z2 मतलब z1 माइनस z2 इज इक्वल टू π/6 दे रखा है। अब z1 और z2 को इसके अंदर डाल देते हैं, मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2, ये हमारा π/6 दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर रहे सिर्फ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ
x1 माइनस एक्स टू प्लस, या प्लस नहीं माइनस ही लगाते हैं यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ x1 माइनस एक्स टू प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2, ये चीज़ हो गई हमारी। दिस इज इक्वल टू π/6, ये दे रखा है। अब किसी का भी आर्ग्यूमेंट जब हम निकालते हैं तो मतलब उसके बीच का एंगल निकालना है। अब एंगल जब बोला, जब मान लो कि हमसे ये बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आयोटा b, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो होता है हमारा tan इनवर्स ऑफ b/a। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इसके अंदर भी यही चीज़ करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, और ये हमें π/6 दी हुई है। यानी कि अंदर वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ये हमारा क्या आ जाएगा कि y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan ऑफ क्या हमारा π/6 रहता है, तो वो होता है 1/√3। तो ये हो गया हमारा 1/√3। अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से हमें ये पता चला था कि y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 को लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। तो इसको लिख दिया हमने 2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1/√3। तो इससे हमें y1 प्लस y2 की वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है, वो है हमारी 2√3। और हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या होगा, यानी कि हमसे y1 प्लस y2 ही पूछा था। तो हमारा आंसर आ जाता है 2/√3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए गिवन है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे ये बोला है कि लेट u कोई एक इमेजिनरी नंबर है जो कि इस टाइप से हमें दिया हुआ है, ठीक है, और z हमारा इमेजिनरी नंबर है जो इस टाइप से दिया हुआ है, एंड k इज ग्रेटर देन 0 इफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय रियल नंबर ऑफ u प्लस इमेजिनरी नंबर ऑफ u इज इक्वल टू 1 intersects the y axis at a point p and q where pq is equal to 5 then the value of k। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन है ना, इसके अंदर इंग्लिश समझ में आ गई, यानी कि क्वेश्चन समझ में आ गया, तो फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले u को सिंप्लीफाई करेंगे कि u हमें क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है 2z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस के आयोटा, और z हमारा क्या था, x प्लस आयोटा y। तो इसी चीज़ को हमने ये लिख दिया कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y, जो कि z है, माइनस k टाइम्स ऑफ आयोटा। अब इस चीज़ को हमने और आयोटा वाले टर्म्स अलग करके और वो वाले टर्म्स अलग करके लिख लिया 2x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2y प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा हमारा x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y माइनस k, ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कर दिया हमने, तो हमारा क्या आ जाता है, इसको हमने ये वाली सेम चीज़ के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया इन शॉर्ट। तो ये ऊपर वाला टर्म और इसका कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y माइनस के था, तो हमने x माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ y माइनस के से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ जाता है कि 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस के प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2xy प्लस x माइनस 2xy प्लस 2xk, ये वाली पूरी चीज़ आ गई हमारी। और इसी के डिनोमिनेटर के अंदर हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या बोला था कि रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस के डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़ जो नीचे डिनोमिनेटर में है, ठीक है, वो प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, मतलब आई हट जाएगा और बाकी सारी चीज़ आ जाएगी, प्लस 2xy प्लस x माइनस 2xy प्लस 2xk, और इसके अंदर होल डिवाइडेड बाय जो ये वाली टर्म थी, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो हम ये बोलते हैं ऊपर वाली चीज़ को हम कर देते हैं ऐड, तो हमारा आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस के प्लस x प्लस 2xk, क्योंकि हमारा ये और ये कट गया प्लस और माइनस। ठीक है, तो हमारी ये वाली चीज़ आ गई, दिस इज इक्वल टू 1 के उस साइड लेके गए तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब ये वाली जो इक्वेशन है कर्व की, ये हमारा वाई एक्सिस पे पी और क्यू पॉइंट पे कट करता है, यानी कि जब एक्स को 0 डालेंगे तो हमारे दो सॉल्यूशन आएंगे y1 और y2। तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, p और q क्या हो जाएंगे, एक तो 0,y1 और हो जाएगा 0,y2। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया, x को 0 डाल दिया। x को 0 डाला तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y के अंदर बन जाएगी जो कि है 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस के इज इक्वल टू वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो इसके एक स्क्वायर से ये वाली चीज़ कट गई, तो मतलब ये आ गया हमारा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस के।
यानी कि y इज इक्वल टू माइनस के माइनस वन। एक तो ये सॉल्यूशन, और वो जो y माइनस के और y माइनस के काटा था उससे y इज इक्वल टू के। ये दो सॉल्यूशंस आ गए, एक तो k और एक माइनस के माइनस वन। और देखते हैं हम क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि हमें ये दिया हुआ है पी क्यू हमारा 5 है, मतलब p से लेके q तक का डिस्टेंस 5 है, यानी कि k माइनस वन और k के बीच में 5 का डिस्टेंस है, यानी कि ये हो गया कि k माइनस ऑफ k प्लस वन। माइनस के माइनस वन को मैंने माइनस ऑफ के प्लस वन लिख दिया, तो के माइनस ये वाला पॉइंट हमारा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2k प्लस वन इज इक्वल टू 5 है हमारा, तो इसका मतलब k की वैल्यू आ गई हमारी 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू इससे हमारी एट द एंड 2 आ गई। और हमसे यही पूछा था कि k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू हमारी 2, जो कि है हमारा ऑप्शन सी के अंदर गिवन। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा था, तो इसे ध्यान से देखना। और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, टफ नहीं था, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, और क्वेश्चन की इंग्लिश समझने वाला था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स 4 लाइन के अंदर दे दी थी कि u दे दिया, उसके बाद u z के टर्म्स में, और z दे दिया, फिर k दे दिया, k हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है, फिर रियल नंबर ऑफ u और इमेजिनरी नंबर ऑफ u को ऐड करके 1 बनेगा, फिर इक्वेशन बनेगी, फिर उसको दे जाएगी y एक्सिस। तो मतलब सिर्फ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी भर भर के 4 लाइन के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन तुम समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लुल क्वेश्चन है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसके अंदर ये बोला है कि इफ a और b आर रियल नंबर सच दैट 2 प्लस अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस b अल्फा, वेयर अल्फा क्या है हमारा, ये दे दिया एक इमेजिनरी नंबर, देन a प्लस b क्या होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो जब हमसे ये पूछा कि 2 प्लस अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू, अब ये देखो यहाँ पर है ना थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी, यहाँ अल्फा नहीं है, यहाँ ए आएगा, ठीक है, ए प्लस बी अल्फा, वरना ए का तो कोई यूज़ ही नहीं आया, ऐसे बी का आया तो कैसे निकालेगी, ये कॉमन सेंस भी है। तो ये है ए प्लस बी अल्फा, ठीक है। मेंस के पेपर के अंदर ऐसी मिस्टेक्स नहीं होगी, अगर मिस्टेक होगी तो वो बोनस मिल जाएगा, उसकी टेंशन हमें नहीं करनी, हमें करनी है बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो हमने देखा कि अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है, वो दी हुई है हमें -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। तो ये देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अल्फा जो है वो हमें ओमेगा दिया हुआ है, और ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 1। यानी कि एक चीज़ हमें ये पता चल गई कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 0, अल्फा का क्यूब ये चीज़ हो जाएगी हमारी 1, और अल्फा की पावर 4 हमारा अल्फा ही हो जाएगा, और अल्फा की पावर 5 हमारा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हमारे दिमाग में आ जाएगी जब हमें पता चल गया कि ये ओमेगा है। तो जब हमसे बोला 2 प्लस अल्फा की पावर 4, हमें बोला 2 प्लस अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा प्लस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हमारा 0 होता है, तो 1 प्लस अल्फा क्या हो गया, वो हो गया हमारा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी अल्फा। इसके अंदर हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, इसके अंदर ये ऐसा नहीं दिख रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 4, तो इसको हम ये लिख लेते ए माइनस बी की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी अल्फा। अब देखो हम कुछ नहीं कर रहे, बस सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब देखना क्या मैजिक क्या होता है। तो 1 प्लस अल्फा को हम फिर से लिख सकते हैं माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 4, और आगे 1 माइनस अल्फा की पावर 4 दिया हुआ है हमें। तो 1 माइनस अल्फा की पावर 4 हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 4 अल्फा प्लस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 4। ये चीज़ होती है हमारी। अगर नहीं आती तो एक पैस्कल ट्रायंगल्स करके होता है, उससे भी हमें कई सारी चीज़ें पता चल जाती है, और नहीं पता तो एक बार याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और याद भी करने की ज़रूरत नहीं, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर निकाल दिया, फिर उसका फिर से स्क्वायर निकाल दो, यही चीज़ निकलेगी। तो कोई भी दिक्कत नहीं अगर तुम्हें याद नहीं है तो भी। तो ए प्लस बी अल्फा के बराबर हो जाता है ये। अब देखो इनिशियली मैंने क्या बोला था कि अल्फा का क्यूब 1 ले लेंगे, अल्फा की पावर 4 हमारा अल्फा हो जाएगा, और अल्फा की पावर 5 हमारा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने ये किया 1 माइनस 4 अल्फा प्लस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा क्यूब तो हमारा 1 है, प्लस अल्फा, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर हमारा माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 4 यानी कि अल्फा की पावर 8, और अल्फा की पावर 8 यानी कि अल्फा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ऑफ अल्फा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आ जाता है कि -3 अल्फा प्लस 6 अल्फा स्क्वायर, और इसको अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी अल्फा। अब ये देखो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, -3 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा स्क्वायर जो था वो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा क्यूब बन गया जो कि 1 बन गया हमारा, फिर प्लस 6 अल्फा की पावर 4 यानी कि 6 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। और माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर को हम 1 प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अल्फा और 1 के टर्म में अल्फा स्क्वायर का अलग टर्म कहीं पे भी नहीं दिया हुआ,
तो हमने बोला 3 कॉमन निकाल दे और माइनस अल्फा स्क्वायर को लिख लिया 1 प्लस अल्फा, और बाकी -3 प्लस 6 अल्फा यही का यही आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 प्लस 3 अल्फा -3 प्लस 6 अल्फा, यानी कि वैल्यू आ गई हमारी 3 अल्फा प्लस 6 अल्फा दैट इज इक्वल टू 9 अल्फा। मतलब ए तो हमारा आ गया 0 और बी आ गया हमारा 9। ए और बी की वैल्यू आ गई, और हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, ए और बी की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी क्या होगा, तो ए प्लस बी ऑब्वियसली क्या होगा, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ हमारा 9। तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसके अंदर बोला ए 4 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मतलब Z बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z बार and Z minus 2 times the real part of Z represent the vertices of a square of a side 4 units in an argand plane, then मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि Z को मान लिया हमने क्या कि Z प्लस आयोटा वाई और Z बार यानी कि उसका कॉन्जुगेट, तो Z बार हो जाएगा हमारा X माइनस आयोटा वाई, ठीक है। और जो तीसरी साइड है वो क्या थी, Z बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z बार, रियल पार्ट ऑफ Z बार क्या हो जाएगा X ही हो जाएगा, तो -2x करना इसके अंदर से, तो ये हो जाएगा हमारा -x माइनस आयोटा वाई, ये तीसरी साइड हो जाएगी। और चौथी साइड हो जाएगी हमारी वो क्या थी, Z माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, मतलब कि -x प्लस आयोटा वाई। ये 4 साइड्स होगी हमारी स्क्वायर की। तो हमारे स्क्वायर के वर्टिसेस जो हो गए वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये और ये 4 है हमारे वर्टिसेस। तो हमने वर्टिसेस पे ही स्क्वायर बना दिया। तो वर्टिसेस को जब हम नाम देंगे तो वो क्या क्या नाम देंगे, हम इसको दे दिया जैसे A B C और D। A के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे हमारे एक्स वाई, B के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे हमारे x माइनस वाई, C के रहेंगे हमारे -x माइनस वाई और D के रहेंगे हमारे -x माइनस वाई -x और y सॉरी। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, इससे हमारा स्क्वायर बन गया। अब हमें ये बोला कि चारों के लेंथ की साइड हमारी 4 है, x और -x इन दोनों को माइनस किया यानी कि 2x इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। सिमिलरली 2y की वैल्यू आ गई हमारी 4, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई, तो x भी 2 है हमारा और y भी 2 है हमारा। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z बन जाता है ना, वो क्या बन जाता है 2 प्लस आयोटा 2। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा z ये बन गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू √2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस √4 इज इक्वल टू √8। √8 क्या होता है 2√2, तो 2√2 विल बी आवर आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हमें 2√2 और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक 6 क्वेश्चन के अंदर 6th वाला ही क्वेश्चन आया है। वैसे क्वेश्चन भी आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन जिन लोग को डर लगता है कॉम्प्लेक्स से वो इतने इजी क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। तो सोचो 4 नंबर तो यूं ही फालतू के जाते हैं, वो लोग डर के मारे वेस्ट करके आ जाते हैं, वो नहीं करना हमें। तो आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसके अंदर पूछा है वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज क्या होगी। अब इस चीज़ को है ना हम कई सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं कि ऊपर वाले टर्म के अंदर हमने डिवाइड बाय 2 किया तो फिर वो ओमेगा बन जाएगा, फिर ओमेगा के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया, वो कर सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं इसके अंदर हम इसे रैशनलाइज करके फिर सॉल्व कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। या फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड बाय 2 कर देंगे और फिर इसे सिस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस थीटा से सॉल्व कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। तो 3 मेथड है, किसी से भी करो। तो मैंने बोला कि रैशनलाइज करके तो कोई भी कर सकता है, तो मैं इसके अंदर ओमेगा वाले मेथड से करता हूँ, ठीक है। पर न्यूमरेटर के अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा को ऐसे ही रहने देते हैं और इसकी पावर 30, यानी कि 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब ओमेगा की पावर 30 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 3 हमारा 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 3 की पावर 10 यानी कि इसका वैल्यू आ गई 1 ही। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा की पावर 30, ये भी रहेगा की पावर 30। तो हमने क्या किया, नीचे वाले टर्म को हमने ये लिख दिया 2 की पावर 30 ऊपर का तो वैसा का वैसा, और नीचे लिख लिया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 15, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ में इक्वल टू दैट गिव्स साइन दे देता ताकि पता चले नेक्स्ट स्टेप आ गया। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30 ऊपर जो है वो वही का वही रहने दो, नीचे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, तो 1 -1 कट गया और इसकी पावर हमारी 15 थी। तो हमने बोला इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 इंटू माइनस आयोटा की पावर 15, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस आयोटा। तो सबसे पहले तो 2 की पावर 15 से 2 की पावर 30 कट गया, तो ऊपर 2 की पावर 15 आ गया
और नीचे माइनस आयोटा आ गया, और एक माइनस यहाँ पर भी था जिसकी पावर 15 की, तो हमारा माइनस रह जाएगा यहाँ पे। तो हम बोलते -2 की पावर 15 डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का ऑप्शन हमें कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, अब इसको रेशनलाइज करते कैसे, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। तो हम ये बोलते हैं कि ऊपर -2 की पावर 15 टाइम्स ऑफ आयोटा आ जाएगा, और नीचे माइनस ऑफ आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, वो हो जाएगा -1। तो इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -2 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब ये देखते हैं ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है क्या, -2 की पावर 15 इंटू आयोटा हमें क्लियरली दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा सही आंसर। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला है कि द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और z का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड माइनस रियल नंबर ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1 इज ऑल्सो गिवन बाय द इनइक्वालिटी। मतलब ये वाली जो चीज़ है जो क्वेश्चन में बोली है वो किस इनइक्वालिटी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली ये बोला है। तो हमें ये बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस रियल नंबर ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल सी चीज़ बोली है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ z जो बोल रखा है वो करते जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ z हमारा x² प्लस y² है, ठीक है, माइनस रियल नंबर इसका क्या है, x है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट ऑफ x² प्लस y², ये हमारा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस x होगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जब ये इसका अंडर रूट उससे छोटा है तो अंडर रूट तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। अब ये देखो अंडर रूट पॉजिटिव होता है हमेशा, इसके ऊपर कई लोग लड़ेंगे। तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगर x² इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो x की वैल्यू आती है +2 और -2, ठीक है, +-2। लेकिन अगर अंडर रूट ऑफ 4 दिया हुआ है तो वो सिर्फ 2 ही होता है, क्योंकि अगर x² इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना तो x को हम लिखते प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 4 2 होता है, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। और इसके अंदर देखो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 सॉल्यूशन ही होनी चाहिए, तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए। अब x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 बोला है तो ये एक लीनियर है तो इसका एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, तो उसका एक ही सॉल्यूशन आया। इस टाइप से होती है चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव 1 + x, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा यह आ जाएगा x² प्लस y² इज लेस देन इक्वल टू 1 + x का स्क्वायर माइनस 1 + x² प्लस 2x, ये चीज़ हो जाएगी। अब x² से हम क्या कर देते हैं, x² को काट देते हैं, तो हमारा आ जाता है y² इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/2, ये चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि 2x + 1 था तो हमने उसको 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/2 लिख दिया। अब देखो ये वाला ऑप्शन हमें क्वेश्चन के अंदर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो हमारा क्लियरली ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही ज़्यादा इजी, सिर्फ 4 स्टेप का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, बी ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, कि मतलब x और y दोनों जीरो नहीं है, सच दैट z² इज इक्वल टू आयोटा टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर, वेयर i इज इक्वल टू आयोटा, वो तो नॉर्मल है, देन z लाइज ऑन द, z कहाँ पर आएगा, ये चीज़ पूछी है इसने। तो इसके अंदर देखो इसको सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ बोली हुई है ना वो चीज़ करते रहते हैं। क्या बोला हुआ है कि z का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ z अगर हमने x प्लस आयोटा y माना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर माना है हमने, तो हम ये बोल देते हैं x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ x² प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y², ये चीज़ आ गई हमारी। तो अब इसी चीज़ को हमने क्या किया कि एक साइड ले लिया आयोटा वाले टर्म्स और एक और अलग से कर दिए नॉर्मल वाले रियल वाले टर्म्स। तो ये हो जाएगा x² माइनस y² तो रियल टर्म है, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2xy माइनस x² माइनस y², ये वाली चीज़ हो गई, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो जब ये वाली चीज़ हमारी ज़ीरो है इसका मतलब आयोटा के अंदर वाली जो चीज़ है ये भी ज़ीरो होगी, और आयोटा के बाहर वाली जो रियल नंबर है वो भी ज़ीरो रहेगा, इसका रियल पार्ट भी ज़ीरो और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो, और उसका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो हमने बोला कि x² माइनस y² इज इक्वल टू 0, मतलब x² इज इक्वल टू y², तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, ये चीज़ निकल गई, ठीक है, पहली चीज़ ये निकल गई। अब दूसरी वाली इससे निकल जाती है हमारी 2xy इज इक्वल टू x² प्लस y², यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू वाई, ये वाली चीज़ दूसरी इक्वेशन निकल गई। अब x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई में कॉमन चीज़ आ रही है हमारी x इज इक्वल टू वाई, तो ये है हमारी फाइनल लाइन जिसके ऊपर ये सेटिस्फाई करेगी। तो क्या ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कि लाइन x इज इक्वल टू वाई, हाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ आर फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी ईजी था, अब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोला है हमसे कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट ये वाली जो चीज़ है दिस इज इक्वल टू 1 और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5/2 है। तो z प्लस 3 आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूछी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ दी हुई है जो कि क्वेश्चन के अंदर, उसी को लिखते हैं हम z माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 2 आयोटा। ये लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ a बाई बी को मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। तो इसका मतलब z जब हमारा x प्लस आयोटा y लेते हैं हम, तो ये आ गया x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ गया y माइनस 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका अंडर रूट और उसका अंडर रूट इक्वल टू होगा, तो अंडर रूट हटा दिया हमने, तो बाकी की चीज़ आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इससे आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू माइनस हाफ। तभी तो होगा ये -3/2 हो गया और ये +3/2 हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ हमारी पहली इक्वेशन आ गई ये वाली चीज़ से कि इसके अंदर हमारा y इज इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन से y इज इक्वल टू माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ दी हुई है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5/2, यही दिया हुआ था, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5/2। तो हमने बोला कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5/2 है अगर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट 5/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4। तो y हमें क्या पता है माइनस हाफ, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 25/4, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 25/4 माइनस 1/4 यानी कि 24/4 दैट इज इक्वल टू 6। तो फिर x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस रूट 6। तो अल्टीमेटली z की क्या वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस रूट 6, ये हो गया रियल नंबर, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस हाफ यानी कि माइनस आयोटा हाफ, माइनस आयोटा हाफ, ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि वैल्यू ऑफ z प्लस 3 आयोटा, z प्लस 3 आयोटा, तो z ये है, तो z प्लस 3 आयोटा क्या हो जाएगा, z प्लस 3 आयोटा हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 प्लस 3 आयोटा बोला, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा आयोटा के साथ। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी कि रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 5/2 का स्क्वायर 25/4 का अंडर रूट, तो मतलब ये हो गया 49/4 का अंडर रूट, यानी कि ये हो गया हमारा 7/2, और 7/2 ही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर 7/2 हाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 7/2 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बस जो जो चीज़ दी हुई है वो हमने कि इसके अंदर दिमाग भी लगाना नहीं पड़ा ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये बोला z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल नंबर ऑफ z का मैग्नीट्यूड प्लस इमेजिनरी नंबर ऑफ z का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, देन मॉडुलस ऑफ z कैंट बी, क्या नहीं हो सकता। तो देखो ये चीज़ आ जाएगी हमारी मैक्सिमम जब ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, और मिनिमम जब इनमें से एक 4 होगा और एक 0 होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक रेंज करे लाई करेगा, 4 से लेके 2 और 2, अगर 2 और 2 है तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, तो ग्राफ से देखो एक तो वो यहाँ हो सकता है 4 और 0, ठीक है, और एक हो सकता है 2 और 2, 2 और 2 यहाँ पर हो सकता है वो 2,2, मतलब बेसिकली ये वाली लाइन पे कहीं रहेगा जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो इसके अंदर मिनिमम लेंथ तो इसकी ये आएगी और मैक्सिमम लेंथ इसकी 4 आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मॉड्यूलस बोला हुआ है, मतलब इसके अंदर नेगेटिव वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारा। इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है तो मिनिमम ये आ गई, मैक्सिमम ये आ गई, मैक्सिमम आ गई हमारी 4 इज़ मैक्सिमम, और मिनिमम हमारी कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी 2 और 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2√2, तो मिनिमम हो गई हमारी 2√2। तो जो वैल्यू 2√2 लेस देन इक्वल टू मॉड z 4, ये आ गया हमारा रिलेशन, और इसके बाहर जो भी वैल्यू है 4 के बाहर जो भी वैल्यू है 2√2 से छोटी जो भी वैल्यू है वो सारी पॉसिबल नहीं होगी। तो फिर ऑप्शन के अंदर देखें तो सिर्फ ऐसी एक ही वैल्यू है √7 जो कि पॉसिबल नहीं है, √8 जो है वो 2√2 से बड़ा है। अब जब भी देखना है ना 2√2 से बड़ा है या नहीं है, तो 2√2 कितना हो जाएगा हमारा, देखो एक बार वो √8 ही होता है। तो जब भी देखना है ना कि रूट वाली वैल्यू बड़ी है या नहीं, दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों को स्क्वायर करके अब तो वो रियल में आ गया, अब तो देख सकते हो। ठीक है, वैसे ही देखेंगे हम, तो √7 है जो 2√2 से कम जा रहा है, और वही हमारा एक इकलौता आंसर है जो कि इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन तो देखो सिर्फ 1 2 3 3 स्टेप के अंदर, ये भी सोचने का है लिखने का भी नहीं है, उसके अंदर ही हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये बोला कि अल्फा हमारा ये दिया हुआ है। अब अल्फा जैसे ही ये दिया हुआ है हमें पता चल गया ये ओमेगा है, ठीक है। एंड ए इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय समेशन के इज इक्वल टू 0 से लेकर 100 तक अल्फा की पावर 2k, और बी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा दिया हुआ है। समेशन ऑफ अल्फा की पावर 3k पूछा है, के इज इक्वल टू 0 से लेकर 100 तक। इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होगा। तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग से लेके ए और बी निकालना है, फिर उसका सम ऑफ रूट्स और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेना है, और कुछ नहीं करना हमें। तो जो अल्फा हमें पता चल गया कि ये ओमेगा है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि समेशन ऑफ अल्फा की पावर 2k क्या होगा और समेशन ऑफ अल्फा की पावर 3k क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जब देखा समेशन ऑफ अल्फा की पावर 2k क्या होगा, तो ये हो जाता है अल्फा की पावर 0 प्लस अल्फा की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 4, ऐसे करते 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 अल्फा की पावर 200, ये चीज़ हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा। तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा क्या है हमारा ओमेगा ही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ऐसे करते करते ओमेगा की पावर 200। तो ये चीज़ क्या है, ये हमारी एक एपी ही है। तो एपी का हम लिख देते सम, 1 प्लस ओमेगा को तो बाहर ही रहने देते हैं और एपी का सम लिख लेते हैं। एपी का सम हो जाएगा ए मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा की पावर 202, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ आ जाएगी, एपी का सम लिखा और कुछ नहीं लिखा, ये वाली जो चीज़ है। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस ओमेगा की पावर 202, और नीचे आ गया हमारा 1 माइनस ओमेगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा ये कट गया हमारा। तो बेसिकली ये हमारी एक जीपी बन गई, और जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। तो ए इसके अंदर क्या है 1, 1 प्लस ओमेगा बाहर ही रहने देते। अब अंदर वाली चीज़ के अंदर देखते, ए क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर की पावर एन, आर क्या है इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर एन, एन क्या है इसके अंदर कितने टर्म्स है, इसके अंदर 201 टर्म्स है, तो ओमेगा की पावर 202 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा लिख लेता हूँ, तो 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा 1 माइनस ओमेगा की पावर 202 आ जाएगा, और डिवाइड में 1 माइनस ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा की पावर 202 क्या होता है, ओमेगा की पावर 3 हमारा 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 हमारा 1 हो जाएगा, जितने भी 3 से डिविजिबल है वो सारे के सारे 1 होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। तो हम ये बोलते हैं कि ये आ जाएगा हमारा ऊपर 1 माइनस ओमेगा ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी अल्टीमेटली 1 आ जाएगी, ठीक है। इससे हमें ये पता चला कि ए की वैल्यू आ गई हमारी 1, ए इज इक्वल टू 1। इतना सॉल्व करके हमने ए की वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली बी की वैल्यू निकालेगी, जैसे यहाँ पावर 2 के था तो यहाँ 3 क्या आ जाएगा, तो सीरीज़ क्या बन जाएगी कि 1 प्लस ओमेगा, ये बी की वैल्यू है, बी इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा दिया हुआ था ना यहाँ, हाँ 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6, ऐसे करते करते ओमेगा की पावर कितना दिया हुआ है इसके अंदर 100, यानी कि 300। अब ये देखो ये चीज़ है, ये भी 1 है हमारी, ये चीज़ है, ये भी 1 है हमारी, तो ऐसे करते सारी सारी 1 है। तो हमने ये बोला कि 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा ये, और आगे वाला जो टर्म हो जाएगा वो चीज़ हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे करते करते कितने टर्म्स हैं हमारे 100 टर्म्स, तो ये और ये 101 टर्म, तो 101 टाइम्स। तो बेसिकली इसके अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा नहीं आएगा, क्योंकि जेई के ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर यहाँ 1 प्लस अल्फा नहीं था, सिर्फ बी की वैल्यू ये वाली चीज़ थी कि बी इज इक्वल टू दिस। तो हमारा ये वाला जो इमेजिनरी टर्म आ रहा है ना, ये वाला नहीं आएगा, सिर्फ बी की वैल्यू आ जाएगी, और बी की वैल्यू 101 आ जाएगी। तो हमने ये देखा कि इसका अब जो सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 101 प्लस 1 यानी कि 102, तो माइनस 102x प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट 101, तो ये 101 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इज द फाइनल आंसर। और ये वाला ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा है करेक्ट आंसर। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमसे क्या बोला है कि z हमारा x प्लस आयोटा y है। अब रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 है, तो लोकस ऑफ z यानी कि z की लाइन क्या रहेगी, मतलब किस किस पॉइंट्स पे वो जाएगा, उससे कौन सा पाथ बनेगा। तो इसका ये वाला सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि जो दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम यही वाली चीज़ लिख लेते हैं। क्या चीज़ दी हुई है हमें कि z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2z प्लस आयोटा, ये चीज़ दी हुई है। इसका जो रियल पार्ट है ये हमें 1 दिया हुआ है, तो z को हम डाल देते हैं x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2z यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा, ये चीज़ दे रखी है हमें, एंड दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 1, इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y डिवाइडेड बाय 2x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2y प्लस 1, ठीक है। तो इस चीज़ को और हम क्या लिख सकते हैं,
इसके अंदर हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइज कैसे करेंगे इसको, 2x माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 2y प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी सेम चीज़ से हमने डिवाइड भी कर दिया, 2x माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 2y प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा रैशनलाइज। ऊपर हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हमें आयोटा वाली टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ रियल टर्म्स जो है ना वो हम निकाल देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, रियल टर्म्स। तो रियल टर्म्स हो जाएंगे हमारे x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 1। बाकी हमारी इमेजिनरी चीज़ आएगी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ समथिंग, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाओ। और डिवाइड के अंदर आ जाएगा हमारा ये वाली जो चीज़ है यही की यही, इसका मतलब फैक्टराइजेशन, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस, और माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर भी माइनस होता है तो यहाँ प्लस आ गया, और 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब इमेजिनरी वाली टर्म हटा दो क्योंकि इसका रियल टर्म जो है उसको हमने बोला है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 आ गया। तो हमारा आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है हमें। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स साथ में कर लेते, वाई स्क्वायर वाले टर्म्स साथ में कर लेते। तो जो हमने वो किया तो हमारा आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें कोनिक्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किस वाले कर्व का इक्वेशन है। अब हमें अगर कोनिक्स के लिए सर्कल पढ़ा हुआ है तो हमें ये पता चल जाता है इससे कि ये सर्कल की इक्वेशन है जिसके अंदर इसका सेंटर होगा -12 और -3/4। इस सेंटर के साथ, सेंटर इसके साथ ये एक सर्कल है, तो हमने बोला इसका जो लोकस है वो हमारा सर्कल आ जाएगा, और रेडियस जो है, रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू √ऑफ 1/4 प्लस 9/16 माइनस हाफ, यानी कि रेडियस हो गया इसका √ऑफ 5/4। ये आ गया हमारा इसका रेडियस। नॉर्मल सर्कल का चैप्टर पढ़ा होगा तो हमें पता है कि सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सर्कल सर्कल 2 बार दिया हुआ है। अब देखो रेडियस हमने निकाल दिया √5/4, तो इसका डायमीटर √5/2 हो जाएगा, और तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसके अंदर ये बोला है इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा इज प्योरली रियल एंड थीटा इज इक्वल टू π/2 से लेके पाए के बीच में, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा इज क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बोला कि ये चीज़ रियल है, तो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम कर देते रैशनलाइज, रैशनलाइज करके ऊपर वाला इमेजिनरी पार्ट को हम कर देंगे 0। तो जब हमने इसको रैशनलाइज किया तो हमने बोला कि 3 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, ये चीज़ दी हुई थी, और रैशनलाइज करने के लिए 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया हमने, और 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा से हमने डिवाइड भी कर दिया, तो रैशनलाइज हो जाएगा। अब नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, ये क्या देता है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ गई। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 3 12 प्लस नहीं माइनस आ जाएगा क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा माइनस हो जाता है, तो यहाँ आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3। अब आयोटा के अंदर क्या आएगा, देखो आयोटा के अंदर जो आएगा ना ध्यान से देखना, अब आयोटा वाले टर्म्स आएंगे, आयोटा इंटू 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। तो इससे हमें एक चीज़ ये पता चल गई कि 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा जो है वो हमारा 0 होगा। तो हमें ये पता चला कि 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा ये हमारा 0 है। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, हमारा न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो वो सारी चीज़ें 0 होगी। तो जब ये 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि जब साइन थीटा कॉस थीटा को उस साइड लेके गए तो हमारा आ जाता है टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू -3/4, ये वाली चीज़ आ गई, और इसे सेव रखनी है, मतलब दिमाग में सेव कर दो इसको। तो टेन थीटा -3/4 एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, जब हमको ये बोला था कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा निकालना है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे कि टेन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर -3/4 है तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, -4/3। तो टेन इनवर्स ऑफ -4/3 ये हो जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ 4/3। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसके अंदर ये बोला इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है x² - 2x + 2 = 0। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है,
देन द लीस्ट वैल्यू फॉर n फॉर विच अल्फा बाय बीटा की पावर n इज इक्वल टू 1। तो n की क्या वैल्यू रहेगी? तो जब अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो हम बोलते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले वो बताते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 8। जो क्वाड्रेटिक का जो सॉल्व करते हैं हम वही कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये होगी 1 प्लस माइनस आयोटा। तो अगर अल्फा हमारा 1 प्लस आयोटा है तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा। तो अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। तो अल्फा बाय बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर n। और क्या होगी इसकी पावर n, जिससे 1 आया, अंदर वाली चीज़ को हम कर देते रैशनलाइज। तो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। तो नीचे वाली चीज़ हो गई रैशनलाइज। तो ऊपर आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली चीज़ आ गई ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर यानी कि प्लस 1। तो इससे ये कट गया। तो हमारा अल्टीमेटली आ गया आयोटा की पावर n। तो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 आ गया। तो n की क्या वैल्यू ऐसी हो जाएगी जिससे कि वो 1 आ जाए? तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी, n जब 2 है तो वो माइनस 1 आ जाता है, लेकिन n जब 4 है हमारा, n इज इक्वल टू 4 है तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1। n इज इक्वल टू 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है साफ साफ कि n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 पे इसका आंसर सही आ जाएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ये क्या दिया हुआ है कि z हमारा दिया हुआ है √3/2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ i यानी कि आयोटा। देन 1 प्लस आयोटा z प्लस z की पावर 5 प्लस आयोटा z की पावर 8 की होल पावर 9 इज इक्वल टू। देखो ये चीज़ दे रखी है हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर करके, लेकिन उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से अगर देखोगे ना तुम तो जो z है वो हमारा क्या है, ओमेगा ही तो है। बस उस ओमेगा के अंदर क्या किया हुआ है, आयोटा से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम ये बोलते हैं कि माइनस आयोटा से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी। मतलब बेसिकली देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली जो चीज़ दी हुई है z इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये चीज़ दे रखी है हमें। अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको ये लिख सकते हैं हम माइनस √3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2, ये चीज़ कर सकते हैं हम। अब हमने क्या किया, माइनस आयोटा इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो माइनस आयोटा जब कॉमन लिया तो अंदर आ जाता है √3 आयोटा बाय 2 माइनस 1/2। अब ये अंदर वाली जो चीज़ है ये है हमारी ओमेगा, तो ये हो जाता है माइनस आयोटा इंटू ओमेगा, ये चीज़ आ गई हमारी z। अब z वाली चीज़ को हम इसी के अंदर डाल देंगे, जो कि हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है हमें 1 प्लस आयोटा z प्लस z की पावर 5 प्लस आयोटा इंटू z की पावर 8 और इसकी होल पावर 9, ये चीज़ दी हुई है। ये चीज़ हम इसके अंदर डाल देते, पुट कर देते, तो हमारा आ जाता है 1 प्लस आयोटा इंटू जेड यानी कि माइनस ऑफ ओमेगा इंटू आयोटा क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा प्लस। तो 1 प्लस ओमेगा प्लस जेड की पावर 5। अब ओमेगा की पावर 5 को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस आयोटा की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की -1 की पावर 5 वो माइनस ही आ जाएगा हमारा, और आयोटा की पावर 5 ये क्या हो जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा, तो माइनस आयोटा इंटू ओमेगा की पावर 2, ये चीज़ आ गई हमारी थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी कि आयोटा इंटू जेड की पावर 8, जेड की पावर 8 क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 8 हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस आयोटा की पावर 8 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 8 1 हो गया, और आयोटा की पावर 8 क्या हो गया, वो भी हमारा 1 हो गया, तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर आयोटा है प्लस, तो हमारी ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी और अल्टीमेटली इसकी पावर 9 आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा की पावर 9। अब 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 यानी कि माइनस ओमेगा की पावर 18, ये चीज़ आ जाएगी हमारी। तो ये हो गया माइनस ओमेगा की पावर 18 यानी कि 1 ही हो गया, तो ये -1 इसकी फाइनल वैल्यू आ गई। तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या -1 दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए साफ साफ दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है कि ये -1 है, और यही हमारा आंसर निकला था। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसी के साथ खत्म होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो इसके अंदर ये बोला है, ऑल द पॉइंट्स इन द सेट एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस आयोटा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर और आयोटा हमारा आयोटा ही है, लाई ऑन, इसके अंदर ये कहाँ पर लाई करेगी, ये चीज़ पूछिए। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि है ना जब लोकस वगैरह पूछते तो आधे लोगों को तो लोकस से ही फट जाती है, मतलब कि डर जाते हैं, और बाकी के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन सर्कल ये सारी चीज़ें यार कैसे देखेंगे, तो ये सारी चीज़ ज़्यादातर लोग छोड़ते हैं। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि रैंक चेंजर क्वेश्चन रहते हैं,
कि इसके अंदर हम सही कर लेंगे, लोग गलत कर देंगे। तो यही वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन से डर बहुत लगता है लेकिन होते बहुत ईजी है। अब देखो बेसिकली जेड हमें क्या दिया हुआ है, देखना कितना ईजी है, अल्फा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस आयोटा, ये दिया हुआ है। तो मॉड ऑफ जेड मतलब मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस आयोटा, ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो जब मैग्नीट्यूड निकाला तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हमारा क्या आ गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस वन, और इसका भी आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस वन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन। तो हम बोलते हैं कि एक सर्कल बन गया, सर्कल जिसका रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू वन, खत्म। देखो कितना सा, एक दो तीन, तीन स्टेप्स का आंसर, सर्कल आ गया जिसका रेडियस वन है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी साफ दिया हुआ है, सर्कल हुज रेडियस इज वन। ऐसे टाइम भी बचा, लोग डर भी गए, तो इससे हमारा रैंक भी अच्छा हो गया और कुछ नुकसान नहीं, सिर्फ फायदे फायदे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, इन्हें विश करो कि ये आ जाए तुम्हारे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बोला लेट जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन से छोटा है, ये दिया हुआ है। ओमेगा जो है वो हमें इस टाइप से कुछ दिया हुआ है। देन अब ऑप्शन के अंदर पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा और रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या होगा। तो हम ये बोलते हैं कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इसका लेस देन वन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ओमेगा को देखते हैं। ओमेगा क्या चीज़ हो जाएगी हमारी, ओमेगा हो जाएगी हमारी 5 प्लस 3z, जो कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है वही लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 1 माइनस जेड, ये चीज़ लिखी हुई है। दिस इज इक्वल टू ओमेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 ओमेगा टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 3z। अब देखो ये ओमेगा है ना, क्यूब रूट ऑफ वन वाला नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं, तो जब तक दिया हुआ नहीं तब तक कंसिडर नहीं करना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करते हैं कि जेड वाली टर्म को सेपरेट कर देते हैं, बाकी की टर्म है जो उनको सेपरेट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 3z, ये चीज़ है। तो हमारा आ गया 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस वन इज इक्वल टू जेड टाइम्स ऑफ 3 प्लस 5 ओमेगा, ये चीज़ आ गई। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस वन डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 ओमेगा, ये वाली चीज़ आ गई हमारी। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन, इसका मतलब मॉड ऑफ दिस वाला टर्म इज लेस देन वन, यानी कि 5 मॉड ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस वन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 3 प्लस 5 ओमेगा इज लेस देन वन। अब दोनों का मॉड है, यानी कि दोनों पॉजिटिव नंबर से, तो उसको वहाँ ले जा सकते हैं। तो हमने बोला कि 5 को तो कॉमन निकाल, 5 बाहर निकाल सकते हैं हम, 5 टाइम्स ऑफ ये ओमेगा माइनस वन हो गया इज लेस देन 3 प्लस 5 ओमेगा, ये वाली चीज़ हो गई। अब इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 5 को काट दिया हमने, तो ओमेगा माइनस वन इज लेस देन 3/5 प्लस ओमेगा, यानी कि इसका अब सिग्निफिकेंट देखो ज्योमेट्रिकली क्या हुआ कि ओमेगा जो है वो 3/5 यानी -3/5 से इसका डिफरेंस है ओमेगा का ये, और 1 से डिफरेंस है ओमेगा का ये 1 हो गया। तो ऐसे कौन से पॉइंट से जब 1 से उसका जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा कंपैरेटिवली, तो 3/4। तो एक यहाँ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसके बाइसेक्ट करते हुए। अब इसके इस पार जितने भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर इसका जो डिस्टेंस है ओमेगा का वो 1 से छोटा होगा, और इसके इस साइड उसका डिस्टेंस बड़ा होगा। तो हमारे इस साइड वाला डिस्टेंस जो है वो फेवरेबल कंडीशन है, तो इसका हाफ पॉइंट यानी कि मिडल पॉइंट क्या निकल जाएगा, ये 3/5 है। तो इसका जो मिडल पॉइंट है वो निकल जाएगा हमारा 1/5। तो हम ये बोलते हैं कि इसका जो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा है वो हमारा ग्रेटर देन 1/5 रहेगा, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्या ये कही दिया हुआ है कि 5 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर सी में क्लियरली दिया हुआ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला जो चीज़ दी हुई है इसका मतलब यही हुआ कि 1/5 वाई इज इक्वल टू 1/5, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1/5 वाली जो लाइन है उसके राइट साइड वाला एरिया पूरा इस वाली इक्वेशन का मतलब है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बस यहाँ से ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखना था इसका यहाँ पे, और कुछ इसके अंदर खास नहीं है, बाकी तो सब नॉर्मल सॉल्यूशन ही कर रहे हैं, सॉल्व ही कर रहे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ऐसा बोला कि ए हमारा ग्रेटर देन 0 है और जेड हमारा कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा अंडर रूट ऑफ 2/5 है, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये चीज़ पूछी है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ है कि इसका मैग्नीट्यूड अगर अंडर रूट 2/5 है ना, तो इसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड भी अंडर रूट ऑफ 2/5 होगा। और जब हम देखते हैं इन सब के अंदर, तो इन सब का सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि दो ही टर्म है 1/5 और 3/5। 1/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर का अंडर रूट यही का यही आएगा। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, इनिशियली हमें जो जो दिया हुआ है ना वो करते जाएंगे हम। जेड हमें क्या दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए माइनस आयोटा। ए हमें दिया हुआ है कि वो 1 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो इसको हमने क्या किया कि ऊपर वाली चीज़ को हमने खोल दिया, तो ये आ गया हमारी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1 प्लस 2 आयोटा, और नीचे आ गया ए प्लस ए माइनस आयोटा जो कि था वो का वही है। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी, z की वैल्यू आ गई 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ए माइनस आयोटा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √2/5 है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2i डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस आई इज इक्वल टू √2/5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2i का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा a² प्लस 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू √2/5। ये वाली चीज़ भी आ गई हमारी। इसका मतलब ये हुआ कि √10 इज इक्वल टू √a² प्लस 1। ए की वैल्यू आ गई हमारे इससे +-3। ठीक है, अब a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था तो -3 भी कट गया, तो a की वैल्यू फाइनली आ गई हमारी +3। ये वाली चीज़ तक ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हमें। तो जब z हमारा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा है तो z बार क्या हो जाएगा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट की हर आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस मतलब -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब इसे कर देते रैशनलाइज, तो इसे जब रैशनलाइज किया तो हम बोलते हैं -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा को हमने 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस आयोटा से डिवाइड किया, तो ऊपर क्या आ गया हमारा, ऊपर आ गया -6 आयोटा -2 आयोटा, मतलब -2 आयोटा नहीं -2, और डिवाइड के अंदर आ गया हमारा 9 + 1। तो फाइनली ये आ गया हमारा आंसर -1/5 -3/5 आयोटा। तो ये देख लो ये वाला ऑप्शन क्या है, -1/5 -3/5 आयोटा, -1/5 -3/5 आयोटा, ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है बी क्लियरली, तो आंसर बी इसका सही हो जाएगा। ये भी बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ मतलब दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, जो जो दिया हुआ है वो करना है, बस आंसर बाहर आ जाएगा। तो अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसके अंदर बोला इफ z और ओमेगा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इंटू ओमेगा का मैग्नीट्यूड हमारा 1 है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ w इन दोनों के बीच में π/2 का डिफरेंस है, देन तो क्या होगा। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर हम लगाएंगे वो वाला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम इसको लिखते r e⁻i⁻θ, ठीक है, या फिर इसको हम कर्व से यानी कि ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों है, इन दोनों की लाइन है, उनके बीच में π/2 का एंगल रहेगा, पहली चीज़ ये दे रखी है, और इनका मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैं ये वाले मेथड से करता हूँ क्योंकि ग्राफ वाला मेथड से कई लोग है ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन जिसका ग्राफ वाला मेथड बहुत अच्छा है ना, स्ट्रॉन्ग है, वो ये वाले क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा जल्दी कर देगा और बिल्कुल एक्यूरेटली कर लेगा। ये वाले मेथड की तरफ से चलते हैं। तो हमें क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z ओमेगा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और दूसरी चीज़ बोलिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू π/2, ये चीज़ दे रखी है। अब इस वाली चीज़ को हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ z इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ w इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब z को क्या लिख लेते हैं हम, z को लिख लेते हैं r e⁻i⁻θ, और ये चीज़ क्या रहती है, ये चीज़ रहती है r मल्टीप्लाई बाय सिस थीटा यानी कि cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये चीज़ रहती है, ठीक है। तो हमने क्या इसको सिस थीटा भी बोल देते हैं, r सिस थीटा हमारा r ये हो जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ z हमारा क्या हो जाता है, r हो जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ z r हो गया, तो ओमेगा का मतलब ओमेगा या w जो भी बोलना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/r, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 दिया हुआ था। तो जो w है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/r इंटू e⁻i⁻θ, थीटा वहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे θ2 ले सकते हो या फिर हम फाइ ले लेते हैं, और हमें ये दिया हुआ है कि थीटा माइनस फाइ इज इक्वल टू π/2, ये चीज़ दे रखी है हमें। तो थीटा को हम लिख लेते हैं π/2 प्लस फाइ, ठीक है, और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है कि z का कॉन्जुगेट इंटू w या फिर w का कॉन्जुगेट इंटू z, ये दो चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि z का कॉन्जुगेट इंटू w या फिर z इंटू w का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, क्योंकि तीन ऑप्शन के अंदर ये चीज़ दी हुई है। दिस इज इक्वल टू z क्या है r इंटू e⁻i⁻θ और w क्या है 1/r मल्टीप्लाई बाय e⁻i⁻ इंटू फाइ। फाइ को क्या लिख सकते हैं, फाइ को लिख सकते हैं हम -π/2 प्लस थीटा यानी कि माइनस ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो इसको लिख दिया हमने माइनस आयोटा फाइ, माइनस आयोटा थीटा, सॉरी, फाइ को ये लिख लिया माइनस आयोटा थीटा। तो ओमेगा का जो कॉन्जुगेट है उसके अंदर क्या होगा, हर आयोटा हमारा माइनस आयोटा बदल जाएगा, तो e⁻i⁻ फाइ था तो वो हमारा माइनस आयोटा फाइ बन जाएगा, r से r कट गया
तो z इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट, ये आ गया हमारा e की पावर, r तो बचा नहीं, r तो कट गया हमारा, तो ये आ गया e की पावर आयोटा टाइम्स ऑफ थीटा माइनस फाइव। अब थीटा माइनस फाइव क्या था, पाई बाई टू था, तो e की पावर, तो ये चीज़ आ गई हमारी, दिस गिव्स e की पावर आयोटा मल्टीप्लाई बाय पाई बाई टू, यानी कि ये हो गया कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू होता है वन और कॉस पाई बाई टू होता है जीरो, तो हम बोलते हैं इसकी आंसर आ गया आयोटा। तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या आयोटा दे रखा है, z इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आ गया। अब हम एक बार ऐसे भी चेक कर लेंगे और ऐसे इसका आंसर आयोटा नहीं आएगा, इस टाइप से कुछ आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी हमारा सही हो गया। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर बोला है हमें द इक्वेशन z माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z माइनस वन का आयोटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि z जो है उसका आयोटा से जो डिस्टेंस है वो, और z का जो वन से डिस्टेंस है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकालेगी तो ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मान लेते कि x एक्सिस बना लेते और y एक्सिस बना लेते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक y एक्सिस बना ली है और ये एक बना ली x एक्सिस। अब x एक्सिस जो है वो हमारी रियल नंबर वाली एक्सिस है और y एक्सिस जो है वो हमारी इमेजिनरी नंबर वाली एक्सिस है, ठीक है। तो ये है हमारा 0,0 और बाकी रियल नंबर पॉइंट्स, यानी कि ये है हमारा 1,0, तो 1 से इसका डिस्टेंस और 0,1, मतलब 0,1 हो जाएगा हमारा कुछ यहाँ पर 0,1, तो 1,0 हमारा यहाँ है, ठीक है। हमने ये बना लिया ग्राफ। अब इसके अंदर ये बोला है इसकी जो डिस्टेंस है और इसकी जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट से सेम है, तो उसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आएगा कि ये न्यों करके न्यों जा रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमने बोला कि ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो उसका डिस्टेंस, जैसे ये वाला पॉइंट ले रहा है तो उसका डिस्टेंस यहाँ से और उसका डिस्टेंस यहाँ से सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये वाली लाइन कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगी वो एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन बन जाएगी, मतलब लोकस जेड का वो हो जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम बोलते हैं अ लाइन थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप, इसका अब स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 1, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता है, एम एक्स प्लस सी। अब इसके अंदर सी 0 है, एम इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि स्लोप इसका 1 है। तो हमारा आंसर साफ दिख रहा है क्लियरली कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस दिमाग के अंदर भी करके हम बी ऑप्शन टिक कर सकते थे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब इसके अंदर बोला है कि z मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, विद इमेजिनरी पार्ट हमें 10 दिया हुआ है कि z का इमेजिनरी पार्ट है वो 10 है, एंड इट सेटिस्फाइज 2z माइनस एन डिवाइड बाई 2z प्लस एन इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1 फॉर सम नेचुरल नंबर n कुछ होगा। अब एक तो हमें n की वैल्यू निकालनी है और रियल नंबर के पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो z को हम मान लेते हैं a प्लस आयोटा बी, z को मान लिया a प्लस आयोटा बी, और आयोटा बी भी मानने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर z का इमेजिनरी पार्ट 10 दिया हुआ है, तो हम बोलते थे a प्लस आयोटा इंटू 10। ये चीज़ हो गई हमारी z, यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो। अब ये जो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन वो लिख लेते हैं, वो है 2z माइनस एन डिवाइडेड बाय 2z प्लस एन, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। तो 2z माइनस एन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा a प्लस 10 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एन, और डिवाइड के अंदर सेम चीज़ आ जाएगी कि 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 10 आयोटा प्लस एन, एंड दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1 चीज़ दी हुई है। हमने क्या किया, इसे रैशनलाइज नहीं किया, हमने डायरेक्ट डिनोमिनेटर वाला पार्ट उस साइड लेके गए और न्यूमरेटर को इसी साइड सॉल्व किया। तो हमारा ये आ गया 2a माइनस एन प्लस 20 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस एन प्लस 20 आयोटा, ये वाली चीज़ है। अब इसे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे LHS में तो आ गया 2a माइनस एन प्लस 20 आयोटा, जो था वही का वही रहेगा। दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये तो आ गया हमारा 4a प्लस 2n टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस 20 आयोटा इंटू 2 आयोटा, यानी कि माइनस ऑफ 40, ये चीज़ आ गई। ये आ गया हमारा रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। अब और रियल पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 से जब इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि प्लस माइनस ऑफ 2a प्लस n, ये भी रियल नंबर आ गया हमारा, ये रियल ये इमेजिनरी, और लास्ट वाला है वो भी आ गया हमारा इमेजिनरी, जो कि है -20 आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट को अलग करके उसे इससे इक्वेट कर लेते हैं और रियल पार्ट को अलग करके उसे इससे इक्वेट कर लेते हैं। तो हमने बोला कि 2a माइनस एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40 प्लस 2a प्लस एन, ये चीज़ लिख सकते हैं हम। और दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी कि 20
इज इक्वल टू आयोटा वाला पार्ट यानी कि 4a प्लस 2n माइनस 20, ये चीज़ हो गई। तो सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर हम करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व, और उससे जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है। ए भी आ जाएगा और एन भी आ जाएगा। ए आ गया तो हमारा रियल पार्ट आ गया, और एन आ गया मतलब वो हमारा एन आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन हम यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं और दूसरी इक्वेशन वहाँ पे नीचे सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन के लिए हम बोलते हैं ए वाले टर्म्स सारे साथ में कर लेते हैं। तो जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 2a यहाँ पे और माइनस 2a यहाँ पे, तो ये आ गया 4a। अब माइनस एन यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस एन है तो वो कट गया हमारा। तो 4a इज इक्वल टू माइनस 40, यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ गया -10। इससे पहली इक्वेशन आ गई। अब a इज इक्वल टू -10 को इस वाली इक्वेशन में तो n कट रहा है तो इस वाली में कोई फ़ायदा नहीं है, तो a इज इक्वल टू -10 को हम ये वाली इक्वेशन के अंदर डालेंगे। तो हम बोलते हैं कि 20 और वो वाला 20 यहाँ आ गया, तो 40 इज इक्वल टू 4a प्लस 2n। लेकिन a की वैल्यू हमें पता है क्या है -10, तो 80 इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 40। अब a की वैल्यू -10 और n की वैल्यू 40 है, तो देखो कहाँ है, a की वैल्यू -10 इन दोनों में, लेकिन n की वैल्यू 40 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो हम बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में ये लिखा है कि लेट a इज इक्वल टू थीटा, एक सेट है जिसके अंदर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 और 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। ये चीज़ दी हुई हमें कि ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। देन द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज, कि मतलब थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होगी -π/2 से लेके पाई के बीच में, जिससे कि ये हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, और जितने भी वैल्यूज़ होगी उन सबका सम क्या होगा, ये चीज़ पूछी है बेसिकली। तो हमने क्या किया इनिशियली कि 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय हमें 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, ये चीज़ दे रखी थी। तो सबसे पहले तो हमने इसको कर दिया रैशनलाइज कैसे करेंगे हम, इसके अंदर 1 + 2 आयोटा इंटू साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से डिवीजन भी करेंगे इसका। तो हमारे नीचे वाला a + b इंटू a - b वाले फॉर्म में बन गया, और ऊपर वाला दो इक्वेशन की मल्टीप्लाई हो गई हमारी। तो हमने बोला कि नीचे की साइड हमारा डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा a² - b² और माइनस के साथ आयोटा का स्क्वायर यानी कि वो प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ बन गई। और ऊपर वाले के अंदर हमें रियल पार्ट से ही मतलब है, क्योंकि इसमें बोला कि प्योरली इमेजिनरी है, तो सिर्फ रियल पार्ट निकाल देंगे, इमेजिनरी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा साइन थीटा, तो वो हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आयोटा के अंदर कुछ भी हो उससे हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है, कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी ज़ीरो होने पड़ेगी। तो हमने यही लिखा क्या कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा पॉजिटिव है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारा 3/4। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब साइन थीटा √3/2 कहाँ कहाँ आता है, देखो ये वाला एक ग्राफ होता है साइन थीटा का नॉर्मल सा। अब ये ऐसे करके ऐसे जाता है, लेकिन इसके अंदर रेंज क्या बोली हुई है हमें, -π/2 से लेके पाई तक। अब ये हमारा पाई है और ये यहाँ पर आ गया हमारा -π/2। अब इसके अंदर √3/2 बोली तो एक वैल्यू तो यहाँ पर आएगी और एक वैल्यू यहाँ कर आएगी, यहाँ कहीं आएगी। π/2 से पहले √3/2 कहाँ आता है, तो थीटा की हमारी कौन सी वैल्यूज़ इसके अंदर सेटिस्फाई कर जाएगी, इसके अंदर करेगी। एक तो π/3, दूसरी वैल्यू होएगी हमारी 2π/3। ये दो वैल्यू तो हो गई जो यहाँ पे है। अब ये देखो यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर कर देते गलती, अब इन दोनों को ऐड करके पाए बोल देंगे, लेकिन हमने यहाँ नहीं देखा। हर एक स्टेप के अंदर अगर एक में भी गलती हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मीन्स के अंदर। तो जब साइन स्क्वायर थीटा 3/4 दिया था तो साइन थीटा √3/2 नहीं ±√3/2 आएगा। तो मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूशन और आ जाएगा जो कि है हमारा -π/3। तो ये 3 सॉल्यूशंस हो जाएगी हमारे सेट के अंदर, और इन तीनों का सम जो है, सम हमारा आ जाएगा 2π/3। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या 2π/3 कहीं दिया हुआ है। 2π/3 दिया हुआ है क्लियरली, ऑप्शन नंबर डी है। अब देखो इन लोगों ने पाई ऑप्शन भी दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, ताकि अगर कोई माइनस वाला केस भूल जाए तो वो पाई कर ले और उसका नेगेटिव मार्किंग और हो जाए। लेकिन हमें ये नहीं करना, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है। हम ये वाले स्टेप जो है स्क्वायर से जब हम नॉर्मल में जाते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट लगाना है, ये आदत में बना लो, कि ये वाली जो आदत छूट गई ना तुम्हारी तो तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो फ़ायदा नहीं है। तो चलो यार अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। यार हमें क्या दे रखा है, लेट Z1 एंड Z2 बी एनी टू नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट 3Z1 इज इक्वल टू 4 mod Z2, ये दोनों मॉड है, ठीक है।
तो फिर मुझे दे रखा है कि z है जो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू है 3/2 z1 अपॉन z2 एंड 2z2 अपॉन 3z1। बेसिकली इसी का रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे। तो फिर मुझे चार ऑप्शन दे रखे कि क्या मेरा रियल पार्ट ऑफ z 0 है, क्या इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0 है, क्या मेरा जो z का मॉड्यूलस है वो 5/2 से लेस देन इक्वल टू है, या फिर उसकी वैल्यू ही √17/2 है। तो सॉल्व करते हैं यार इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यार इसको मैं प्रेफर करूँगा कभी भी ऐसे में क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं और काइंड ऑफ डिविजन्स हो रही है यार तुम्हारी अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो तुम इसको हमेशा यूलर फॉर्म में लो। जैसे हम कभी हमेशा लेते थे z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, मतलब z इक्वल्स r ई आयोटा थीटा, राइट। अब इसकी जगह यार हम क्या करेंगे, मतलब अलग अलग नेमिंग दे रहा हूँ मैं। मान लो कि जो मेरा z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसकी वैल्यू है a इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, और जो हमारा z2 है उसकी वैल्यू है b इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा फाइव, राइट। दोनों का आर्ग्यूमेंट यार हमारा डिफरेंट होगा, जो थीटा है ये वाला, और ये जो a है ये बेसिकली पता है क्या है, a को मैं बेसिकली यहाँ ये लिखना चाह रहा हूँ a इज इक्वल टू मॉड z1 एंड b इज इक्वल टू मॉड z2, थोड़ा इजी नेमिंग के लिए। तो अब क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि मेरा जो z है उसकी वैल्यू बेसिकली देखो ये है 3a/2b, अब तुम्हें आराम से समझ आएगा, और 2b/3a, राइट, क्योंकि मैंने मान लिया ना कि मॉड z1 की वैल्यू ये है। अब यार सिर्फ एग्जैक्टली ये नहीं दे रखा था, ये जो मैंने चीज़ लिखी है जानबूझ के पहले इसलिए गलत लिखा, क्योंकि यार है हमारा क्या, ये हमारा मॉड z1 है, पूरा हमें z1 लिखना है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसको चेंज करके ढंग से लिखते हैं पूरा z1, तो वो है a ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा अपॉन कितना b ई रेस्ट पावर आयोटा फाइव, प्लस यहाँ आ जाएगा b ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा आयोटा फाइव, और नीचे ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, राइट। अब यार इसमें मैं z का पता कैसे लगाऊं, सबसे पहले तो यार हमारा बेनिफिट ये हो गया, e की पावर में आ गया ना, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं ऊपर जाके। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये 3 2 और यहाँ 2 3 भी लगा दो वापस से जो रह गए थे, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात पता है कि जो ये वाला रिलेशन है 3z1, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली है 3a इज इक्वल टू 4b, क्योंकि a है हमारा मॉड z1, राइट। तो इस रिलेशन का इसमें यूज़ लाओ, कैसे, क्योंकि यहाँ 3a और यहाँ भी 3a आ रहा है, तो बेसिकली अब मेरा z क्या बन गया, z इज इक्वल टू 3a की जगह लिख दो यार अपना 4b ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा माइनस फाइव, मैं नीचे से यहाँ ले आया, ठीक है, अपॉन कितना सिर्फ 2b, प्लस कितना आ जाएगा 2b ई रेस्ट टू पावर कितना आयोटा फाइव माइनस थीटा, क्योंकि ऊपर फाइव था वहाँ पे, अपॉन 4b, मतलब मैंने 3a की जगह वापस से लिख दिया 4b। इससे बेनिफिट हुआ, b भी हमारा हट गया। तो एट द एंड मेरा z एक थोड़ा सा अच्छी सी चीज़ आ रही है, z क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 इंटू ई रेस्ट टू पावर थीटा माइनस फाइव। अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, चलो पहले लिख देता हूँ ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा माइनस फाइव, फिर इसके बाद 1/2, क्योंकि b और b कैंसिल हुआ, 2 और 4 कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया ई रेस्ट टू पावर आयोटा माइनस आयोटा बाहर ले लो, यहाँ से फिर से लिख दो कितना थीटा माइनस फाइव, ठीक है, इसको मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब यार ब्रैकेट में तुम क्या करो, थीटा माइनस फाइव को मान लो अपना एक अलग एंगल अल्फा, क्योंकि ये एक सिंगल एंगल हो गया है, मतलब ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, मेरा जो z बन गया उसकी वैल्यू आ गई 2 इंटू ई रेस्ट टू पावर आयोटा अल्फा प्लस हाफ इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा अल्फा। अब अपना क्या लगा लो यार, तुम अपनी यूलर इक्वेशन यूज़ करो, जो कि मेरी कहती है ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। इसको यूज़ करो अपना, तो मेरे पास कितना बच जाएगा यार, यहाँ से आ जाएगा मेरा z की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस अगेन 2 टाइम्स आयोटा साइन अल्फा, तो कितना आयोटा इंटू 2 साइन अल्फा मैं यहाँ लिख सकता हूँ, राइट। फिर उसके बाद कितना हाफ इंटू, ये माइनस में है तो माइनस में ये चीज़ यहाँ माइनस हो जाता है साइन में, तो ये आ जाएगा कितना यार कॉस अल्फा, ब्रैकेट में ले लेता हूँ चलो, माइनस आयोटा साइन अल्फा। अब क्या करो यार, आयोटा की टर्म्स को कॉमन लो, तुम्हारे पास कितना बचेगा, z की वैल्यू आ गई 2 + 1/2 यानी कि 5/2 कॉस अल्फा, और फिर यहाँ 2 - 1/2 ये आ जाएगा प्लस 3/2 आयोटा साइन अल्फा। तो ये हमारा इन टोटल जो z आ गया है फाइनली कुछ ऐसा आ गया है, जहाँ ऑफकोर्स यार मेरा अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू है थीटा माइनस फाइव, यहाँ थीटा उसका आर्ग्यूमेंट था या इसका आर्ग्यूमेंट था, एनीवेज क्योंकि अब मेरे कॉस और साइन में टर्म आ गई है। मुझे ऑप्शंस क्या दे रखे थे, क्या मेरा रियल पार्ट ऑफ z 0 है, बिल्कुल भी नहीं यार। रियल पार्ट ऑफ z कितना है मेरा 5/2 कॉस अल्फा, क्या कॉस अल्फा 0 है, नहीं यार, ये π/2 ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा। सिमिलरली ये भी 0 नहीं है, इमेजिनरी पार्ट भी, तो ये ऑप्शंस तो यार हमारे यहीं की यहीं गलत हो जाते हैं, ए और डी। अब बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस की। वैसे तुम डायरेक्टली ये टिक कर सकते हो, ये नहीं हो सकता, सही क्यों, क्योंकि इसका मॉड कैसे निकालोगे यार, तो मॉड होता है कभी भी अगर मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मॉड होता है x² + y² का अंडर रूट। तो यहाँ इसका मॉड कितना आ जाएगा, अगर मैं करता हूँ मॉड ऑफ z, तो इट विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा भी है, प्लस कितना 9/4 साइन स्क्वायर अल्फा इसका अंडर रूट, राइट।
तो हाउ कैन इट बी इक्वल टू इसमें इक्वल टू दे रखा है √17/2, नहीं हो सकता है ना यार ये, राइट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा कि हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू इस 25/4 को यार तुम ऐसे लिख दो 16/4 प्लस 9/4, ताकि क्या हो जाएगा 9/4 कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा एक साथ मिल जाएगा। तुम आई गेस समझ गए होगे, तो ये कितना आया 16/4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 9/4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 9/4 साइन स्क्वायर अल्फा, तो वो 9/4 हो गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, बहुत सिंपल बात है। तो ये इन टोटल कितनी चीज़ आ गई यार, ये 4 हो गया मेरा, ये 16/4 है, इसको ऐसे ही रखो एक्चुअली, ठीक है। अब यार ये 17/4 के तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म थोड़ा है कि इसका आंसर ये आ जाए। तो तुम डायरेक्टली यार इसको टिक मार सकते हो, ये करेक्ट आंसर है। भी कैसे है बी, ये तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, इसकी कुछ रेंज होगी ना, तभी तो लेस देन इक्वल टू √5/2 दे रखा था। मुझे एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा की औकात कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ये होती है 0 to 1 के बीच में। तो एक बार इसमें 0 डालो, एक बार 1 डालो। अगर मैं वो डालता हूँ 0, तो मेरे पास आ जाएगी मेरी मिनिमम वैल्यू, जो कि है मॉड z का मिनिमम। इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, यहाँ 0 डाल दो तो सिर्फ 9/4 का अंडर रूट, यानी कि 3/2। दिस विल बी द आंसर, राइट। पर अगर मैं इसी की जगह अगर ये चीज़ डालूँ, मतलब मेरा अगर मैं मॉड z का मैक्स निकालूँ यहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू मेरी कैसे निकल सकती है इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू, तो उसमें कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, तो 16 + 9 25/4 का अंडर रूट, यानी कि 5/2। कितना आ गया यार मेरा यहाँ से 5/2। ये इसका मैंने क्योंकि अंडर रूट भी बाद में ले लिया है, राइट। तो ये चीज़ आ गई मेरी मॉड ऑफ z। अब इस मॉड z की वैल्यू देखते हैं यार, हमें √5/2 दे रखा है एक्चुअली में, जो कि है गलत। ये होना चाहिए सिर्फ 5/2, तो ये ऑप्शन हमें दे रखा है गलत। इसको ऐसा करते हैं, चेंज कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमने देखा अपना सॉल्यूशन, ये था हमारा कितना यार, सिर्फ था 5/2 के बराबर। तो z हमारा 5/2 से कम है और 3/2 से ज़्यादा है, तो ये हमारे बेसिकली मॉड z की मैंने तुम्हें एक रेंज दे दी। कितनी रेंज दे दी। तो चलो सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा RZ और IZ से डिनोट कर रहे हैं हम, तो फिर इसके अंदर क्या होगा, क्या IZ 0 होगा, क्या RZ ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसे हमसे पूछा है ऑप्शन के अंदर। तो हमको क्या करना है, नॉर्मली बस इसके अंदर ये पूछा है कि ये वाले जो चीज़ दी हुई है इसे सिंप्लीफाई करो, इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ यही दिया हुआ है। तो इसको जब हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि √3/2 प्लस i/2 को हम उस वाले टर्म्स में लिख सकते हैं, ओमेगा वाले टर्म्स में। ओमेगा वाले टर्म्स में इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, जब हमें पता है कि ओमेगा वाला टर्म क्या होता है। तो इसको आयोटा और ओमेगा दोनों के कम्बिनेशन के अंदर लिख सकते हैं कि पहली वाली जो चीज़ होगी वो क्या होगी, माइनस आयोटा, हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बच जाएगा -1/2 प्लस आयोटा √3/2। ये सेम चीज़ हमने कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले भी हमने फिर से की थी, ठीक है। और इसकी पावर होगी हमारी 5 प्लस दूसरी वाली जो चीज़ है उसको हम लिख सकते हैं कि आयोटा कॉमन निकाल दिया और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -1/2 माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। और इसकी पावर हो गई हमारी 5, यानी कि हमारी बेसिकली माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 5 प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, ये चीज़ दी हुई है। माइनस आयोटा की पावर 5 क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा की पावर 5 माइनस इंटू आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाती है और आयोटा आयोटा रह जाएगा, इंटू ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 5 हो जाएगी ओमेगा का स्क्वायर, प्लस आयोटा की पावर 5 यानी कि आयोटा रह गया, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 यानी कि ओमेगा की पावर 10, यानी कि ये आ गया ओमेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, इसे हम क्या लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं 1 + ओमेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर को। तो ये हो गया आयोटा इंटू 1 + ओमेगा प्लस आयोटा ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू ओमेगा। ओमेगा अगर आयोटा अगर कॉमन ले लेते हैं 1 + 2 ओमेगा चीज़ आ गई, और 1 + 2 ओमेगा क्या हो जाएगा देखते हैं। 1 प्लस, अब ओमेगा की वैल्यू खोल दो, वो क्या दी -1/2, 2 टाइम्स ऑफ -1/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा। तो इससे 2 से 2 कट गया और 2 से 2 कट गया, ये सारी चीज़ कट गया, और 1 से -1 कट गया, तो हमारा अंदर आ गया √3 ऑफ आयोटा। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय √3 आयोटा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई -√3। तो -√3 इसकी फाइनल आंसर है, तो मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो तो डायरेक्टली सही हो गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। बाकी पार्ट्स के अंदर इसमें इनइक्वालिटी दी हुई है तो वो कोई काम की नहीं, इसमें इनइक्वालिटी दी हुई है वो कोई काम की नहीं है। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -√3, ये भी सही है क्योंकि रियल पार्ट इसका -√3 ही है। तो इसके ये दोनों के दोनों आंसर सही होने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि जेई मेंस के ना पेपर के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होगा, कुछ और ऑप्शन दिया होगा, इसके अंदर मिसप्रिंट हो गया। लेकिन अगर मान लेते कि इसके अंदर ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो इसके अंदर तुम्हें बेस्ट ऑप्शन टिक करना है, ए डी दोनों नहीं करने, क्योंकि कभी भी दोनों करोगे तो तुम्हारा गलत ही माना जाएगा, और बोनस के अंदर फिर बोनस होगा तो सही माना जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन एक ही करना है क्योंकि आंसर एक ही होने वाला है। इसके अंदर बेस्ट आंसर क्या होगा देखो,
कि रियल नंबर हमारा -√3 आया था, तो रियल नंबर वाले को टिक करेंगे, ए को टिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर एडवांस का पेपर है ये, तो ए और डी दोनों को टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ लगाना तुम्हें थोड़ा सा दिमाग। इन जनरल मेंस के अंदर ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाय चांस 0.0001% चांसेस अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें क्या करना है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसकी टेंशन नहीं लेनी तुम्हें, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस बन रहे तो फिर वो वाली सारी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बोला लेट -2 -1/3 आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 27। और आयोटा हमारा क्या है, -1 का अंडर रूट। वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, देन वाई माइनस एक्स क्या होगा, ये चीज़ पूछी हमसे। तो सबसे पहले इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दे इन दोनों चीज़ों से जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली चीज़ लिख लेते हैं कि -2 -1/3 आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। अब इसी चीज़ को हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं कि -6 माइनस आयोटा और नीचे डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 27। अब देखो 27 से 27 तो कटने वाला ही है, ये हमें पता ही है। लेकिन हम एक्स और वाई को देख लेते कि इस चीज़ को जब हमने क्यूब किया तो हमने नॉर्मली क्या किया, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब वो वाला लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये चीज़ लगाई है। इसको लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 198 प्लस 107 आयोटा डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 27। 27 से 27 कट गया तो हमारे एक्स की वैल्यू आ गई 198 और वाई की वैल्यू आ गई हमारी 107। एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, वाई माइनस एक्स क्या होगा, वाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 91। और यहाँ पर माइनस और माइनस भी आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने अगर कॉमन लिया उसके बाद सॉल्व किया तो 198 प्लस 107 आएगा, लेकिन अगर माइनस भी लगा दिया तो ये आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई -198 और वाई की वैल्यू आ गई हमारी -107। तो जब हमसे वाई माइनस एक्स पूछा है क्वेश्चन के अंदर तो हम ये बोलते हैं कि -107 माइनस ऑफ -198 यानी कि 91 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ए दिया हुआ है 91 जो कि हमारा फाइनल आंसर, इसे टिक करेंगे और बिना सोचे हम आगे बढ़ जाएंगे 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये बोला है कि z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z प्लस z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। अब आयोटा क्या है, इसके अंदर -1 का अंडर रूट यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, ये चीज़ पूछिए। तो नॉर्मली जैसा जैसा इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है ना वैसा वैसा हम करते जाएंगे कि मॉड्यूलस ऑफ z को मान लेते हैं हम x प्लस आयोटा वाई। अब मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आगे दिया हुआ है प्लस z यानी कि x प्लस आयोटा वाई। ये चीज़ हमें किसके बराबर दी हुई है, ये दी हुई है 3 प्लस आयोटा के इक्वल। यानी कि इससे देखो इमेजिनरी नंबर तो ये और यही थे, तो y की वैल्यू इससे हमारी डायरेक्टली 1 आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो अब रियल नंबर को देखो कंपेयर करके, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर y हमें ऑलरेडी पता है कि 1 है, तो यहाँ वही चीज़ डाल देते कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब दोनों साइड कर देते स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया लेकिन ये 6x बच गया, 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4/3। तो 4/3 हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू 1 यानी कि z की वैल्यू आ गई हमारी फाइनली 4/3 प्लस आयोटा। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इसके अंदर मॉड्यूलस ऑफ z पूछा है यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि ये हो जाएगा 16/9 प्लस 9/9 का अंडर रूट यानी कि 5/3। तो 5/3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्लियरली दिया हुआ है कि 5/3 होगा। तो इस क्वेश्चन को बिना सोचे हम अगले क्वेश्चन पे चले गए। तो क्वेश्चन नंबर 28 आता है। क्वेश्चन नंबर 28 में ये बोला है कि z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ हमसे पूछ रखी है। तो हमने क्या किया कि मॉड्यूलस ऑफ z हमारा 2 दिया हुआ था, z को मान लिया x प्लस आयोटा y। तो इससे ये पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हमारा 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4 हो गया। तो पहली इक्वेशन तो ये मिल गई हमें। दूसरी दी हुई कि ऊपर वाली जो चीज़ है वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। तो फिर हम ये देखते हैं कि z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय z प्लस अल्फा, इसको हम लिखते हैं। तो ये हो गया x प्लस आयोटा y
माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी। तो इसके अंदर ये आ गया एक्स माइनस अल्फा प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अल्फा माइनस आयोटा वाई, माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस आयोटा वाई। ये चीज़ अब इसको कर देते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करेंगे? एक्स प्लस आयोटा माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आयोटा माइनस आयोटा वाई। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। तो हम ये बोलते हैं इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर के अंदर आ जाता है हमारा कि एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तुम तो बोलोगे, लेकिन माइनस के साथ आयोटा का स्क्वायर भी तो आ गया, आयोटा का स्क्वायर -1 रहता है, तो -1 इंटू -1 प्लस हो जाता है। तो नीचे की साइड ये चीज़ आ गई और ऊपर की साइड आ जाएगी हमारी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। फिर इमेजिनरी पार्ट के अंदर इसने बोला प्योरली इमेजिनरी है, तो हमारा जो रियल पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्योरली इमेजिनरी बोला है तो इससे अल्फा और एक्स के अंदर भी रिलेशन मिल जाएगी। देख रहे हो जैसे जैसे क्वेश्चन होते जा रहे हैं वैसे वैसे पता चलता जा रहा है। तो आयोटा वाई इंटू माइनस ऑफ आयोटा वाई तो वो हो जाएगा प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, अब आया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा? आयोटा और वाई भी हमने निकाल लिया कॉमन, तो हमारा हो जाता है माइनस ऑफ अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कट गए हमारे, तो ये आ गया हमारा टोटल कि एक तो चीज़ से रिलेशन ये मिल गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पहले से ही पता है क्या है 4, तो 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू इससे आ गई +-2, या बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट इसका क्या दिया? प्योरली इमेजिनरी दिया हुआ है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, और हमें क्या चाहिए था? अल्फा ही तो चाहिए था, तो +-2 आ गया ऑलरेडी। तो +-2 के अंदर से ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जो कि है +2, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है ना जो बाद में मैंने निकाली, ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, नहीं निकालते तो भी हो जाता, क्योंकि वो प्योरली इमेजिनरी बोला है, मतलब रियल पार्ट को 0 करना है, खत्म बात। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन धड़ाधड़ हम काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस तुम्हें नॉर्मली एक तो पोलैरिटी वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि सिस थीटा क्या होता है, ई की आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, उससे कई सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाते हैं। और बाकी क्वेश्चन तो एक्स प्लस आयोटा वाई से हो ही जाएंगे। बस ये पता होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर हमारा -1 होता है, और ओमेगा वाली चीज़ जेई मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा आई है। ओमेगा के अंदर तुमने अभी देखे होगे 29 क्वेश्चन में से आधे क्वेश्चन में तो ओमेगा यूज़ हो रहा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है कि -12 प्लस √3/2 आयोटा, ये चीज़ रहती है ओमेगा की वैल्यू। और आयोटा और ओमेगा के कॉम्बिनेशन पे 3-4 क्वेश्चन आए हुए, तो वो चीज़ भी हमें याद रखनी है कि अगर हाफ प्लस √3/2 आयोटा दिया हुआ है तो फिर इसे हम आयोटा और ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम। आखिरी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग Z1 इज इक्वल टू 9 और Z2 -3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू 4। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 और Z2 के बीच का डिफरेंस, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, देखो Z1 जो दिया हुआ है ना, अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना करने में बहुत मजा आता है कि Z1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9, यानी कि 0 से लेके Z1 तक हम जाएंगे तो फिर उसका वैल्यू 9 आएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? एक देखो हम करते हैं इसको ग्राफ से बहुत मज़ा आता है इसको करने के अंदर, और बहुत ज़्यादा सही भी हो जाता है इससे। तो हमने एक ग्राफ बनाया जिसके अंदर ये हमने बना दी वाई एक्सिस और ये हमने बना दी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जब Z1 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है तो हम बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ लोकस बन जाएगा। अब ये इलिप्स है, लेकिन असल में इलिप्स नहीं सर्कल बनेगा, तो सर्कल भी बना लेता हूँ मैं। तो ये हमारा सर्कल बन गया। तो ये वाली जो चीज़ है ना वो Z1 है, ये है हमारी Z1 हो गया। ठीक है, अब Z2 क्या है कि Z2 का 3 + 4 आयोटा से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारा 4 आएगा। तो हम बोलते हैं कि 3 + 4 आयोटा 3,4। तो इसकी जो लेंथ थी वो क्या थी हमारी? रेडियस 9 था, तो ये 9 रेडियस हो गया। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएगा हमारे x, y यानी कि 9,0। ठीक है, अब ये बोला है 3,4 करीबन यहाँ आएगा। 3,4 से एक सर्कल आया जिसकी लेंथ है हमारी 4। ठीक है, मतलब कि रेडियस है हमारा 4, तो इस टाइप से कुछ रहेगा। अब देखना इसके अंदर ये हो गया हमारा Z2 और ये हमारा 3,4, ये वाला हमारा पॉइंट है। अब इसने बोला देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 - Z2। अब ये Z1 और ये Z2 इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये तो ये इसकी वैल्यू सारी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वाली। अगर ये टच कर रहा है तो हम ये चेक करेंगे क्या ये टच कर रहा है या टच नहीं कर रहा है। तो टच के लिए हम क्या देखते हैं कि C1 C2 अगर R1 - R2 के बराबर है तो फिर हमारा वो टच करेगा, और अगर उससे ज़्यादा है C1 C2
तो फिर वो कट करेगा, और कम है तो फिर वो टच नहीं करेगा, इंटरनली रहेगा। तो हमने बोला C1 C2 कितना हो जाएगा, 0 0 से लेके 3/4, ये हो जाता है हमारा 5, ठीक है। R1 माइनस R2 यानी कि 9 माइनस 4, ये क्या हो जाता है, ये भी 5 हो जाता है। तो हम बोलते हैं सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, लेकिन ये टच करेगा, 1 पॉइंट टच, 1 पॉइंट टच। इससे हमें ये पता चला C1 C2 क्या है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और दोनों के रेडियस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी R2 या R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये मस्त था, क्योंकि इसको ग्राफ से हम करते हैं, तो इसके अंदर ग्राफ्स यूज़ होते हैं, और जिसके अंदर ग्राफ्स यूज़ होते हैं उसके अंदर हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, फालतू की मेहनत नहीं होती, बस सर्कल बनाए, जो करना है वो करेंगे ग्राफ से। ग्राफिकल अप्रोच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबका अपना अपना होता है, लेकिन ग्राफिकल अप्रोच से देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो गया। अगर एक्स और वाई लेते तुम लोग तो बहुत ज़्यादा लंबा जा सकता था, और उतने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसी के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के PYQs फॉर द ईयर 2019 और 2020 के जितने भी पेपर्स आए थे हमारे, उन सब में से सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस इस वाले वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिए हैं। तो जाओ इन सारे क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेंस के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ना एक क्वेश्चन तो तुम देख ही सकते हो कि आ ही रहा है। जितने ज़्यादा वेटेज क्वाड्रेटिक का है उतना ही ज़्यादा वेटेज कॉम्प्लेक्स नंबर का भी है। तो अभी तुम्हें क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि उसके जेई के अंदर क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही है, 3 क्वेश्चन भी आ जाते एक पेपर के अंदर। तो फिर वो जो 3 क्वेश्चन आएंगे उन्हें तो तुम्हें फोड़ना ही फोड़ना, और सही फोड़ना है, गलत नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर टाइम जाता है लेकिन आंसर सही आता है, और 4 नंबर ऐसे ही मिलते हैं ज़्यादा मेहनत के बिना। तो जाके प्रैक्टिस करो और जाओ सब फोड़ दो।